जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री राम कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। ये चूंकि बिल आपके पास 10 मिनट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो डिस्कशन है, मिनिस्ट्री का हमारे ऑनरेबल सामने मेंबर ने बोला भी था कि ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो ओल्डेस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे वर्कर को, और जो वर्कर है उसको एम्पावरमेंट करना है, उसके लिए पॉलिसीज बनाना है, उसके लिए योजनाओं के माध्यम से उसको स्ट्रेंथन भी करना है और विशेष रूप से ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर के अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी देखना है। तो इस संबंध में ये उनका कथन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस पर आऊँगा। मैं मिनिस्ट्री के जो संबंधित चीज़ें होंगी उन पर ही बोलूँगा, अधिक मैं राजनीति नहीं करूँगा। उधर से राजनीति बहुत होती है, इधर से कुछ बोलते हैं तो हल्ला भी हो जाता है। राजनीति नहीं होती लेकिन सच्चाई होती तो सुनते नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का, जैसा उन्होंने बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस प्रतिबद्धता के साथ में उनका एक है कि राष्ट्र सर्वोपरि होगा, जनहित उसमें रहेगा, लेकिन हमारे जो कार्य होंगे उसके अंदर जिस पार्टी से वो है उसका विचार भी वही है कि अंतिम व्यक्ति पर, अंतिम पैरदान पर जो व्यक्ति है उसको हम प्राथमिकता से उठाने का प्रयास करेंगे। और ये 2014 के बाद में हर स्कीम के माध्यम से, मैं उन स्कीमों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लेबर से रिलेटेड चीज़ों को ही बोलूँगा, लेकिन हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने बताया है, जब बजट, हमारा फाइनेंशियल बजट एनुअल 2022 और 23 का हुआ तो उसके हर मंत्रालय का आपने एलोकेशन देखा होगा। फोकस हमारा ये रहा कि हमारा अंतिम छोर पर व्यक्ति जो गरीब है वो उत्थान हो। इसी तरह से मैं बजट की बात करना चाहूँगा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के, तो आप इस बार जो मैं तुलना करूं पिछले, उससे 2014 से पहले की तुलना करूं और अब तक की करूं वो मैं नहीं, लेकिन हमारे चूँकि मंत्रालय के मंत्री माननीय जो श्री यादव साहब हैं वो उसके बारे में बताएंगे, आपको जवाब भी देंगे, तो मैं उन चीज़ों में नहीं उलझूंगा। और ये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता कि हम किस तरह से उन मजदूरों का भला करें और विशेष रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, उसके लिए चूंकि हमारे मंत्री महोदय जी उस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री जी हैं, उससे गांव और गरीब को उन्होंने नज़दीक से देखा है क्या पीड़ा होती है। बात मजदूर की 1952 से मैं मानूं कि मंत्रालय जब बना तब से हुई, लेकिन कितना किया, क्या किया उसको न करके कि मैं कहूँगा कि जो ये बजट 2021 और 22 से तुलना करें हम, तो करीब 26.95% उसमें इंक्रीज किया है। एक वर्ष में ही नहीं किया, पिछले 3 वर्ष से भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमारा जो बी है उसके बाद में आरी है और आरी के बाद में जो बजट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट का एलोकेशन ही नहीं किया, और रिवाइज जो बजट हमारा जो भी एलोकेशन हुआ, वो एक्सपेंडिचर हुआ, वो हुआ, लेकिन साथ में इतिहास बताता है कि आपके समय में बजट, इनके समय में, यूपीए के समय में मैंने देखा है बजट तो होता था लेकिन उसका यूज नहीं होता था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उसके अंदर भी आप परसेंटेज देखेंगे तो 90 से ऊपर उसका परसेंटेज होगा। तो ये सिद्ध करता है कि हमारी जो कमिटमेंट है कि जिसके लिए जो पैसा है उसके उत्थान में लगना चाहिए, तो ये बजट शो करता है। 21-22 का आपने देखा 13,306.50 करोड़ था और अब 16,800 समथिंग 0.68 करोड़ है। तो मैं कहता हूं कि ये बजट का जो अनुमान जो मैंने बताया कि 26.95 करीब इंक्रीज हुआ है। अगर हम पिछले बजटों की देखें, क्योंकि समय नहीं रहेगा तो मैं ज़्यादा उसका नहीं करूंगा, 2021-22 और 2021-23 का,
तो उसमें भी वृद्धि की गई है। और हम जो विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, कुछ स्कीम आपके समय भी थी, लेकिन उनको भी हमने मॉडिफाई किया है, रिवाइज किया है, और उसको कम से कम स्कीम का नाम ही नहीं रहे, उसमें कार्य हो, उनके लिए भी एलोकेशन में वृद्धि की है। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में हमने 15% से ज्यादा किया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने 28% से ज्यादा वृद्धि की है, और साथ साथ में एस्टेब्लिशमेंट वाला एक्सपेंडिचर है उसको भी हमने बढ़ाया है। और बढ़ाया इसलिए है कि आप रोजगार की बात करते तो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जिस ईपीएफ की हालत जो थी आज उसकी हालत कितनी अच्छी होने जा रही है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज के अंदर लेबर वेलफेयर की बात करें, चाहे हम नेशनल जो डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो हुआ है, बहुत बड़ा ये काम, कोई छोटा काम नहीं हुआ है। आपकी सरकार रही है, 60 दशक तक आपने काम किया है, लेकिन डाटाबेस के लिए कोई ऐसी व्यवस्था आपने नहीं करी, लेकिन उसके लिए बजट 78 पॉइंट समथिंग से भी अधिक बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी इसलिए कहे कि उसके रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैं कहूं कि महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो, नेशनल कैरियर सर्विस से संबंधित हो, चाहे हमारे कोचिंग और गाइडेंस से संबंधित, SC ST OBC से संबंधित हो, और इसी तरह से बीमा से संबंधित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है, इनके अंदर भी इंक्रीज किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता है, हम स्लोगन से काम नहीं चलाना चाहते, प्रधानमंत्री जी इसके लिए सहमत है कि मजदूरों की भलाई के लिए बहुत आपने नारे दिए हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं में यहाँ ट्रेड यूनियन की बातें हो रही थी, और दत्तोपंत जी ठाकरे जी की बात मैं कहूँगा कि उनको मैं सम्मान भी करता हूँ, और साथ साथ में उधर भी जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड थे, आशीष सेन जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे, इसमें आए थे। उसके बाद में उसकी वसीयत भी उनके पास में समीर घोष जी जैसे लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ट्रेड यूनियन का अनुभव मेरे को 40 साल का है कि किस तरह का ट्रेड यूनियन का कार्य हुआ, और जैसे पूर्व वक्ताओं ने हमें बताया, मैं उसी बात को 1 मिनट में खत्म करता हूं, उस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, वरना तो सुनेंगे भी नहीं। ट्रेड यूनियन एक मूवमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ समय बाद में ट्रेड यूनियन का मूवमेंट हो गया था किसी पार्टी विशेष के साथ में एफिलिएशन लेकर के और मोनोपोली करके, और वहां जितने वर्कर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था, और उनका पतन भी हुआ। और पतन के साथ में, ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम तो आप दो, ईपीएफ की मैं बात करना चाहूंगा। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने कितना किया, उनका जो पैसा हमारे पास में कॉर्पस है, हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं हम कॉमर्शियल बॉन्ड की तरह नहीं कर रहे, उसको हम बहुत सुरक्षित ढंग से कर रहे हैं, जिससे कि उसका रिटर्न है 6.6% से लेकर के 8% तक भी उसका मिल रहा है। उससे निश्चित है कि हमारे जहाँ भी हमारे ईपीएफ के जो कर्मचारी जो भी है, स्टाफ, उनको फायदा मिलेगा। और मैं ये कहूँ कि हमारे इन प्रयासों के कारण में आज ईपीएफओ के लिए भी भर्ती का जो है करीब 2000 भर्तियों की माननीय मंत्री जी ने शुरुआत कर दी है, मेन पावर भी आएगी उनके पास में। इस तरह के डिसीजन किए हैं, मैं अगर उनका प्रमोशन और जिस तरह के सुधार किए, बहुत सारी बातें उसमें हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कभी नहीं सोचा था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को किस तरह से हम रेगुलाइज करें। इस देश के अंदर के लिए आंकड़े दिया करते थे, कभी आप भी देते हैं और बहुत बहुत जोर से बोल करके कहते हैं 50 करोड़ अनऑथराइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, कोई 40 करोड़ करता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य कंक्लूड करें, मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो शुरुआत की हमने अगस्त 2021 में, और विदिन 6 मंथ आपने ताजुब है कि 26 करोड़ से अधिक लोग हैं रजिस्टर्ड हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उसी तरह से है कि आपने 2014 तक रिजर्व बैंक के इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 12 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खोले थे, लेकिन 6 महीने और 12 महीने के अंदर 48 करोड़ अकाउंट खुले। उस तरह से ये हुआ
और ये जो ई पोर्टल से आए तो निश्चित है कि उसमें छोटे छोटे मजदूर, ठेली लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, प्रवासी, गिग वर्कर और दूध वाले, आशा कार्यकर्ता, ये सारे और एग्रीकल्चर से संबंधित। अभी हमारे इधर कह रहे थे कि एग्रीकल्चर का क्या किया, लेकिन इसके अंदर एग्रीकल्चर के वर्कर भी है, भूमिहीन वर्कर भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जो ई पोर्टल है उसमें उनका पूरा डाटा होगा, फैमिली का होगा, क्या करते हैं, तो उनको लेकर के उसके बाद में हमारी जो योजना बनेगी उससे उनको फायदा होगा। माननीय सदस्य प्रधानमंत्री, बस मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। मैं बहुत सारी योजनाओं की बात जो मैंने करी है, मैं यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी प्रतिबद्धता उसको मंत्रालय भी पूरा कर रहे हैं और देश की जनता उसी तरह से सोच करके उसके परिणाम भी दे रही है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाला समय जिस तरह की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है उस तरह से देश समृद्ध होगा और मजदूर जिसको न्याय नहीं मिला उससे श्रम कानूनों से भी मिलेगा, पॉलिसी से मिलेगा, स्कीम से मिलेगा, जो आप नहीं दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री सैयद नासिर हुसैन जी।